करके एकदम इसमें देख रहा हूँ, लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया है। बस रिकॉर्डिंग लग जाएगी 1-2 मिनट में, जैसे लगेगी बस क्लास स्टार्ट कर दूंगा। कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर हो गया, सर हो एक गया। दो मिनट लगेगा। हाँ, यस यस, ओके। सर सर हाँ हाँ जी, बोलो। सर एक बात बताइए, जो एग्जाम आएगा ओबी, वो क्या एप्लीकेशन अब बेस्ड होगा ऐसा है कि ना, थ्योरेटिकल भी होगा? अब थोड़ा सा पढ़ा लेने दो। अब मुझे उसका आइडिया नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चन टॉपिक पढ़ने पढ़ाने तक ही वो रखते हैं। बाकी किसी मैटर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके। Good ओके evening to all my dear friends. As you know that we are going to discuss last topic, that is the unit first. Although name of the topic is first, but regarding the teaching purpose, this is the last topic, and this is the most important topic on the topic for the subject of the socio-economic offenses. And as you know that when I was started to teach you. At that time, I had not sufficient books, materials, reports of the commissions. That's why I did not start from this topic. I left these topics and started to discuss another topic. That's why now I will discuss this topic. Regarding this topic, if you go to the semester-wise exam, at least at least 20 marks is the mandatory. कुछ भी हो जाए, आपको 20 मार्क्स मिनिमम आना ही आना है इस टॉपिक से। इफ अगर मान लीजिए सेमेस्टर एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मजाक के लिए कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट्स ओबी में एग्जाम हो रहा है, जैसे ओपन बुक एग्जाम जो हो रहा है, अगर आप एक क्वेश्चन लिख करके भी रख लें कि जैसे होता है, मैं ये कुछ बता नहीं रहा हूँ, ऐसे एक ने बताया था, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, तो आप मान के चलिए कि क्वेश्चन आपको आना ही आना है। आप इसका फोटो कॉपी करके खींच करके कहीं भी अटैच कर दिए, वो आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन मैंडेटरी है, इससे आप बच ही नहीं सकते हैं। आप एक क्वेश्चन अगर आप अभी से लिख करके रख लो कि हाँ हमें एग्जाम देना है, तो लिख कर रख सकते हो, ये उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो चलो, ये तो मजाक की बातें हो गई, बाकी तुम कैसे एग्जाम देना है तुम जानोगे। अब इसमें हम आते हैं कुछ समथिंग पॉइंट पे। तो सिलेबस क्या है हमारा? तो सिलेबस ये है हम लोगों के पास कि हमें डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, nature extent of the socio-economic offenses. If you go to the previous year question paper, you can realize that this topic is a mandatory from the and had been asked in each and every exam. For the example, see here the question paper. Regarding the first topic, this is the topic: discuss the concept and nature of socio-economic offenses. Explain evolution and reason for development of the same in the Indian context. Okay. Discuss the development and concept of socio-economic offences in the light of Santhanam Committee report. Discuss socio-economic offences in India. Explain concept nature of socio-economic India. Explain the concept of white collar crime in the light of differential association theory. अगर आप चाहें तो सारे क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप चाहें तो चलो, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे कैसे ओबी में लिखना है। अब हमें पता लग गया कि एक क्वेश्चन यहाँ से मैंडेटरी क्वेश्चन आना ही आना है, और क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहला टॉपिक हो गया हमें कॉन्सेप्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इस टॉपिक पे मैं बताएंगे कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस का मीनिंग क्या है, बाकी चीज हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक है नेचर एक्सटेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। थर्ड टॉपिक है मेंसरिया, nature of liability, burden of proof, and sentencing policy. As you know that regarding the mens rea, everyone know that actus non facit reum nisi mens rea. This is the settled principle. But there are several exceptions of this particular case. For example, state of Maharashtra versus M.H. George. जब आप स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस M.H. जॉर्ज का जब आप जजमेंट हम लोग पढ़ाते थे फर्स्ट सेमेस्टर में ही, तो उसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ही डिस्कस किया गया था। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या था, उसमें फेरा का ही इशू था। तो हम कह सकते हैं कि फेरा जो ऑफेंसेस, जो फेरा जो एक्ट है, वो किस तरह के मैटर को of the white collar crimes, Sutherland's theory of differential association. I will discuss. Sutherland is the great scholar of the socio-economic offenses, especially white collar crime. Next question is the distinction among socio-economic offenses, white collar crimes, and traditional crimes. Regarding this
point I had already made the differences between both all these things. डिफरेंसेस के रिगार्डिंग एक क्रूशियल पॉइंट है कि पहले तो आप समझेंगे किसी पॉइंट को, तभी जाकर के डिफरेंस कर पाएंगे। देखिए, जब हम एग्जाम लिखते हैं या इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, तो आप बता सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाइट कलर क्राइम, आप बता सकते हैं। लेकिन पूछ दे तो इससे ये निकल करके आता है कि जब तक आप दोनों के बारे में क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेंगे, तब तक आपका डिफरेंस नहीं बन सकता है। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि जब इंटरव्यू में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका डिफरेंस पूछा जाता है, तो मान लीजिए कि तुम कंप्लीट नॉलेज वहां पे चेक हो रहा है। तो इस तरह से, और ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा था कि डिफरेंस करना कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस और ट्रेडिशनल ऑफेंसेस में क्या अंतर है। देखिए, ट्रेडिशनल ऑफेंसेस को हम लोग ब्लू कॉलर क्राइम भी कहते हैं। अभी इस बार मुझे सीखने को मिला है, जैसे कि मर्डर है, रेप है, डकैती है, इस किस तरह का ऑफेंस हुआ, ब्लू कॉलर क्राइम। अब आप कहेंगे कि सर दो तरह के क्राइम हो गए, एक तो व्हाइट कलर क्राइम हो गया। व्हाइट माने क्या होता है, सफेद होता है, सफेद। अब सफेद कपड़ा पहनता कौन है, तो सफेद कपड़ा यही होता है ना कि जैसे सफेद क्या होता है, नेता तो बहुत सारे सफेद कपड़े पहनते हैं, उसका मतलब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। रिच, मतलब जब भी मैं यहाँ पे एक बात तो मैं कह दूंगा आपको कि जब मैं यहाँ पे अपर क्लास की बात करूंगा कि व्हाइट कलर क्राइम अपर क्लास करता है और ब्लू कलर क्राइम जो है अपर या लोअर क्लास भी कर सकता है, तो अपर और लोअर क्लास का आप सिर्फ मनी से लगाइएगा। अपर क्लास मतलब ही इज ए वेरी रिच पर्सन, लोअर क्लास मीन्स ही इज ए वेरी पुअर पर्सन। यहाँ पे अपर क्लास का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कोई नहीं है, क्योंकि सब यहाँ पे कॉमन चीज है। तो हमें अपर क्लास मतलब रिच पर्सन, लोअर क्लास, तो इस तरह को हम लेकर के इस पॉइंट को हम डिफरेंस बनाए हैं। इस डिफरेंस को हम आज डिस्कस करेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा ये भी है कि देखिए, एक क्वेश्चन ये भी है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस और व्हाइट कलर क्राइम में डिफरेंस क्या है। तो हमारे कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जब हम सिलेबस में देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, तो आप देख रहे हैं 2016 और 18 में दोनों बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल क्राइम्स एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। जनरली जो आईपीसी में जो क्राइम होते हैं उसको हम ट्रेडिशनल क्राइम कहते हैं, या उसको हम कन्वेंशनल क्राइम कहते हैं, या उसको हम ब्लू हम मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत होता है। उसको हम कुछ मामले में सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कहते हैं और कुछ मामले में व्हाइट कलर क्राइम कहते हैं। ये सब जो वर्डिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, टॉपिक में तो कई टॉपिक हैं जिसको कि हमें आज डिस्कस करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, शुरुआती दौर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टिंक्शन भी करना है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इस टॉपिक को डिस्कस तो आपको करना है, लेकिन आपको संथानम कमेटी की रिपोर्ट के साथ डिस्कस करना है। आपको एक रिपोर्ट छूट गई है, रिपोर्ट होगा या सिलेबस में नहीं होगा, आपको 29th लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, उसको डिस्कस करना है। आपको 47th रिपोर्ट है, उसको डिस्कस करना है। मतलब हमारा मेजर पॉइंट जो है, अगर हमें इसको डिस्कस करना हो तो एक पॉइंट हम डिफरेंस पर डिस्कस करेंगे, पहला पॉइंट, या किसी भी पॉइंट को लेकर डिफरेंस डिस्कस करेंगे। और जब हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे तभी हम आपको मीनिंग बताएंगे कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की मीनिंग क्या है, व्हाइट कलर क्राइम की मीनिंग क्या है, ट्रेडिशनल ऑफेंसेस हैं उनका मीनिंग क्या है। इन तीनों का मीनिंग बताने के बाद उसी में हम आपको डिफरेंस बताएंगे। जब तीनों हम डिफरेंस बता लेंगे, डिफरेंस बताने के बाद हम इन तीनों ऑफेंसेस को हम संथालन कमेटी की हेल्प से डिस्कस करेंगे। फिर हम 47th रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। जब हम डिफरेंस बता लेंगे, मीनिंग बता लेंगे, कमेटी की रिपोर्ट बता लेंगे, इसके बाद हम जाकर के आपको सदरलैंड बताएंगे और मेंसरिया के पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा मेन पॉइंट है, हम 2 क्लास डिस्कस करना है, हम लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है। मालूम हुआ कि हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि अब सिलेबस खत्म होने के बाद एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, वाइफ ने प्रेशर किया कि 12 से 1 का टाइमिंग ठीक नहीं है, घर में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके प्रेशर की वजह से हमने टाइमिंग चेंज करके 10 से 11 और 11 से 12 कर लिया है।
हो सकता है कि भाई प्रॉब्लम तो आ ही सकती है किसी को थोड़ा बहुत, तो इस तरह की चीजें हैं, इसीलिए हमने टाइमिंग चेंज कर लिया। तो अब चलिए हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। जब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, कलेक्शन है। लेकिन जब हम टॉपिक वाइज जब डिस्कस करते हैं तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक क्वेश्चन का कलेक्शन है, इवोल्यूशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन पर भी 15, 16, 17, 18, 19 में हमेशा क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह का भी है। इवोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा इवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, आज इसको हम इंट्रोडक्शन देते हैं ओवरऑल, फिर नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो सीधा सीधा अगर हम चल जानना चाहें कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या है, तो इसके डेवलपमेंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हमने कई टीचरों से मदद भी लिया। इसमें एक भैया है, अनुराग भैया है, जो ILI में एसोसिएट प्रोफेसर है। वो भी बहुत सारे उन्होंने आर्टिकल लिखा है, जिली में हमेशा उनका छपता भी रहता है। भैया से भी कंसल्ट किया, और आलोक मैम भी है, आप लोगों को यहाँ पे WCC पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छी टीचर है। मैम से भी कुछ मटेरियल मैंने कलेक्ट किया, तो इसके बेसिस पर मैं खुद भी कुछ पढ़ा हूँ। तो अब इसके बेसिस पर इवोल्यूशन को हम डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, इवोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए एक हिस्ट्री टाइप में भी लिख सकते हैं, एक कहानी टाइप में, लेकिन उससे मार्क्स नहीं आएंगे, कुछ समथिंग एक्स्ट्रा होने चाहिए। अब एक्स्ट्रा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इवोल्यूशन तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम उसी में कहाँ से है, 21 बेस हम कर रहे हैं कि इस तरह से ये सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस डेवलप होते गए। ठीक है कि भाई बच्चा पैदा हुआ या उसका क्या है, कैसे, कुछ सोर्स बताएंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, एंड आई होप दैट एवरीवन इज गेटिंग नो प्रॉब्लम इन द लैंग्वेज। किसी को लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? होना भी नहीं चाहिए। अब सबसे पहले हमने हिस्ट्री कई पार्ट हैं, तो स्टार्टिंग पार्ट जब हमने 29th रिपोर्ट जो पढ़ रहा था, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 29th रिपोर्ट है, उसमें पढ़ रहा था, तो कुछ पोर्शन दिए हुए थे, उसका पैराग्राफ भी मैं नेक्स्ट पेज पे साइड किया हूँ कि कहाँ पे दिया हुआ है। उसमें मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ा। देखिए हाँ, पैरा नंबर 13 है। अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो आप लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, 29th रिपोर्ट को डाउनलोड करिए, और वहां से पैरा नंबर 13 को पढ़िए। जब आप 13 में पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग लाइन है जो इवोल्यूशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कहाँ से डेवलप हुआ उसके बारे में बताता है। रिपोर्ट में कहा जाता है कि इस तरह का प्रॉब्लम जो सोशियो इकोनॉमिक का प्रॉब्लम है, देखिए सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस का जो टर्म है, एक न्यू टर्म है, और उसमें भी व्हाइट कलर क्राइम जो टर्म है उसको सदरलैंड ने 1940-42 में दिया था। तो ये न्यू टर्म है। तो ये कह रहा है कि द प्रॉब्लम सिमिलर टू व्हाइट कलर क्राइम। तो व्हाइट कलर क्राइम जैसा प्रॉब्लम पहले भी था, पहले भी अराइज हुआ था। वो कह रहा है कि अगर हम 18th सेंचुरी में हम जब जाते हैं, इसके बारे में हम ट्रेस कर सकते हैं कि इस तरह की समस्या वहां पे हुई थी। अब 18th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि 1701 से लेकर के 1799 तक, या 1700 से लेकर के 1799 तक, ये 18th सेंचुरी में आएगा। तो इस टाइम में कह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, एक घटना घटित होती है जिसका नाम होता है साउथ सी बबल। साउथ सी बबल की एक घटना घटित होती है, और उस मैटर को लेकर के जो समस्या राइज होती है उसको देखते हुए उसी पर एक कानून पास किया गया है, बबल एक्ट 7020। अब साउथ बबल एक्सीडेंट है क्या, इसके बारे में हमें टाइम नहीं मिल पाया और मैं पढ़ भी नहीं पाया, लेकिन तुम लोग गूगल में डाल करके एक बार सर्च कर लेना कि साउथ सी बबल क्या है। लेकिन जब मैं लिखूंगा तो शायद मैं इसको लिख दूंगा सर्च करके, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। तो आप इसको बारे में सर्च कर लेना, अगर नहीं मिले तो ऐसे भी लिख देना, कुछ चीजें रट करके भी काम निकल जाती हैं। तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि सबसे पहली घटना साउथ सी बबल जैसी यूरोप में होती है, और उसकी वजह से वहां पे उस तरह की समस्या को कंट्रोल करने के लिए एक बबल एक्ट पास कर दिया जाता है। अब बबल एक्ट इस तरह का एक एफर्ट दिखाता है कि इनिशियल स्टेज पर इस तरह के कुछ जो अनस्क्रिपुलस पर्सन्स थे, जो दुष्ट टाइप में थे, उन तरह के जो बिग स्केल पर जो फ्रॉड किया गया था उसको रोकने के लिए एक प्रयास था। बट द वेराइटीज ऑफ सच क्राइम्स एंड देयर डाइवर्स, मेनली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी समस्या ज्यादा उभर गई। देखिए सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बेसिक चीज क्या होती है कि
कई डिफरेंस हम बताएंगे इसमें, लेकिन बेसिक ये मान के चलो कि इसमें जो क्रिमिनल होता है बहुत ही कूल माइंड से काम करता है, ये घबराता नहीं है कि नहीं आज ही जल करके करोड़ों अरबों का करप्शन कर दें, नहीं। ये इसमें क्रिमिनल क्या होता है, बहुत ही शार्प माइंड का होता है, बहुत ही पढ़ा लिखा होता है, एकदम वेल एजुकेटेड होता है, और वो अपने ऑक्यूपेशन में महारत हासिल उसको होती रहती है, और उसको पूरा ट्रिक मालूम है कि यहाँ से ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है। जैसे कि जब हर्षद मेहता केस जब आप देखते हैं आप लोग, जो कि एक वेब सीरीज आ भी गई है, जो 1992 में जो शेयर मार्केट में जो करप्शन हुआ था, वो कितना मास्टरमाइंड होता है इस तरह को क्राइम करता है। या जब हम देखते हैं कि अभी हम आपको पढ़ा रहे थे बी रामा राजू का केस देख रहे हैं कि रामा राजू एक एक्सपर्ट इंजीनियर था, वो व्हाइट कॉलर क्राइम का एक बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं। वह एक एक्सपर्ट इंजीनियर होता है, वह अपने एक सोची समझी रणनीति के तहत बहुत ही शांत माइंड के अंतर्गत रह करके वह किसी क्राइम को अंजाम देता है। जब वह क्राइम को अंजाम देता है तो उससे कितने व्यक्तियों को नुकसान होता है, एक व्यक्ति को होता है, दो व्यक्ति को होता है, या लाखों अरबों लाखों करोड़ों को होता है। तो इसमें व्हाइट कलर क्राइम या सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंतर्गत जो क्राइम होते हैं उससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस आता है। जब हम ट्रेडिशनल क्राइम में जाते हैं, एक व्यक्ति क्या करता है, एक का मर्डर करेगा, दो का मर्डर करेगा, चार का रेप करेगा, 10 का के साथ डकैती करेगा, तो इसमें क्या होगा, 10 लोग प्रभावित होंगे। चलो फैमिली जोड़ लिए तो 100 प्रभावित होंगे, रिलेटिव भी जोड़ लिए तो 1000 ही प्रभावित होंगे। लेकिन जो व्हाइट कलर क्राइम होते हैं या जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की कैटेगरी में जो ऑफेंसेस होते हैं, एक साथ तो लाखों लाखों को मतलब अपने चपेट में ले लेते हैं, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि लालू यादव के रिगार्डिंग जब बात आती है तो वो व्हाइट कलर क्राइम के एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर हम उनको यूज कर सकते हैं। चाहे ओम प्रकाश चौटाला की बात क्यों ना हो, उसको उनको भी हम यूज कर सकते हैं, या मधुकोड़ा का मैटर हमने देखा, उनके मैटर में भी हम यूज कर सकते हैं। तो व्हाइट कलर क्राइम जो होते हैं, जो क्राइम करते हैं एक पूरी शांति के साथ कैलकुलेट करने के साथ नाम देने का रीजन क्या था, सदरलैंड ने व्हाइट नाम दिया ही क्यों, ये कहा कि जनरली क्या होता है कि जो अब लेबर आदमी है, अब उसके कपड़े तो हमेशा गंदे ही रहते हैं, फटे पुराने ही रहते हैं, लेकिन जो व्हाइट कलर क्राइम होते हैं उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति होती है, वो बहुत ही अमीर होते हैं, उनके पढ़ने मतलब उनके होते ही हैं, उनके पास पैसा भी होता है, तो जब पैसा होता है तो अपना ड्रेस सब कुछ वेल मेंटेन करके चलते हैं, तो इस तरह की वर्ड कॉन्सेप्ट में लेकर के यूज करता है। तो अब आप कंपेयर में जब भी आप व्हाइट कलर क्राइम के इकोनॉमिक ऑफेंसेस की जब बात करनी हो, इन दोनों में अंतर है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन तुम लोग जैसे इस तरह की बात आए तो चाहे रामा राजू का केस तुम ले लेना, चाहे हर्षद मेहता का ले लेना केस, या चाहे तो पी चिदम्बरम का मैटर भी अभी चल ही रहा है, अभी हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर कन्विक्शन होता है तो ये भी व्हाइट कलर क्राइम, व्हाइट कलर क्रिमिनल की कैटेगरी के बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं। या ओम प्रकाश चौटाला हो, मधुकोड़ा हो, या मिस्टर लालू यादव हो, जितने लोग हैं ये व्हाइट कलर क्राइम के बेस्ट एग्जाम्पल की कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह से कह रहा है कि इस तरह की समस्या आती है, और ये जो है ये बात किसमें फर्स्ट स्टेज में 29th रिपोर्ट में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बात कही गई थी। देखिए आप गूगल में सर्च करें तो भी मिल जाएगा, लेकिन कह कौन रहा है ये इंपॉर्टेंट बात होती है, तो आप इसको साइड करोगे। अब सेकेंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में कई विद्वान जो होते हैं अपनी राइटिंग के माध्यम से व्हाइट कलर क्राइम में WCC पर इम्फेसाइज करते हैं। उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो स्कॉलर होते हैं उसमें होते हैं एडविन एस सदरलैंड होते हैं, इनको आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ व्हाइट कलर क्राइम, ये बहुत जबरदस्त होते हैं। BHU में एक प्रोफेसर MP सिंह सर हैं, वो क्रिमिनोलॉजी के बहुत अच्छे टीचर हैं, और हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें हमें तो उतना आइडिया ही नहीं था, लेकिन हम लोग वहाँ पे किताब सदरलैंड की किताब का प्रिंट आउट करके हम लोग पूरा किताब ही पढ़ते थे। अलग बात है कि अब अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, कभी दुक्की या कट पेस्ट इधर उधर से नहीं पढ़ते थे, तो हम लोग उसको पढ़ते थे, कम से कम किताब तो देखे ही हैं। तो सदरलैंड जो है उनकी एक सबसे प्रोमिनेंट है, और उन्होंने कई आर्टिकल लिखे, उसमें से एक फेमस आर्टिकल जो उनका है उसका नाम है व्हाइट कलर क्रिमिनलिटी है, जो कि पब्लिश हुआ है अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू से पब्लिश हुआ है।
यह पब्लिश हुआ था फरवरी 1940 में। इसके बाद से इस पर कई कमेंट आए, बहुत सारी चीजें हैं, हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि सदरलैंड ने WCC व्हाइट कलर क्रिमिनल है कौन क्या है, सब चीजें आती हैं। इसी दौरान जब इंडिया में भी कई लेबर लॉ इनेक्ट होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेबर के प्रोटेक्शन करने के लिए। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो जाता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ी समस्या ग्रेन की होती है। आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में पेंडेमिक जब लागू हुआ भारत में, लॉकडाउन लागू हुआ, तो लोगों को लगता था कि अरे हम तो बिना खाए ही मर जाएंगे। लोग क्या करते थे कि सामान मैक्सिमम स्टोर करने लगते थे। मतलब मोदी जी को कहना पड़ गया कि नहीं भाई, फियर मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब फियर मार्केटिंग, मार्केटिंग और फियर मार्केटिंग में अंतर आता है कि मार्केटिंग है यूजुअल, जितना आवश्यकता है उतना आप खरीद लीजिए। फियर मार्केटिंग में होता है कि यार हम खरीद कर रख ले, पता चले कि 20 साल बाद मार्केट खुले, 40 साल बाद मार्केट खुले, अगर हमें बाहर लॉकडाउन है, बाहर भी नहीं जा पाएंगे, तो हम खरीदेंगे क्या, खाएंगे क्या, बच्चा है, जो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसमें हुआ क्या कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जब आपकी पेंडेमिक में ये स्थिति बन गई, 10 दिन के लॉकडाउन में आपकी हालत खराब हो गई, तो आप उम्मीद करिए कि जब दोनों तरफ से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और पूरा गोला बारूद दोनों तरफ से, पूरा देश दुनिया आग में जल रही थी, उस समय कितना फियर था, उसमें उत्पादन पे कितना प्रभाव पड़ा। तो उसी समय क्या हुआ कि बहुत सारे होर्डिंग ऑफ ग्रेन्स की प्रॉब्लम खड़ी हो गई। होर्डिंग ऑफ ग्रेन्स की प्रॉब्लम खड़ी हो गई। होर्डिंग ऑफ ग्रेन्स का कहने का मतलब यह है कि व्यापारी क्या करने किए, कुछ व्यापारी उभर गए और वो क्या करते थे कि दो सस्ते दामों पे ग्रेन को इकट्ठा कर लेते थे और वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म ही नहीं करते थे कि हमारे पास कितना ग्रेन है, क्या है, कैसे है, और मार्केट में प्राइस को कंट्रोल करते थे। ये होर्डिंग ऑफ ग्रेन की सबसे बड़ी समस्या आई। तो बहुत सारे लॉबी बनाए गए और उसी दौरान करप्शन अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। जब भी आप मनोज कुमार की मूवी आप देखेंगे, जिनको कि कई बार अपने मूवी में नाम उनका भरत रखते हैं, उनको भारत नाम से भी जाना जाता है। वो भारत में पहले सुपरस्टार कह सकते हैं कि फिल्म के सुपरस्टार हैं, बहुत उनकी बेहतरीन मूवी है। और कई मूवी देख सकते हैं आप, उसमें एक भी मूवी रोटी कपड़ा और मकान भी देख सकते हैं। उसमें ये समस्या दिखाता है कि सरकार के रहने के बावजूद भी होर्डिंग जैसी समस्या कितनी विकराल रूप रखी हुई थी। तो हम देखते हैं कि शुरुआती दौर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह के क्राइम की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जब फ्रीक्वेंसी इस तरह की बढ़ती है तो अब भारत की स्थिति क्या होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में क्या सिचुएशन आता है। इसके बाद भारत भी जब मैटर आया तो भारत में भी इस तरह की समस्याएं कंटिन्यू स्टार्ट हो गई। और आपने देखा होगा कि जब हम आपको शुरू में जब पढ़ा रहे थे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो मैं बताया ही था कि ब्रिटिशर्स ने भी कुछ ऑर्डिनेंस लाए थे करप्शन को रोकने के लिए। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भारत में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 पास किया गया और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पास किया गया। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भारत में बहुत ही एक सुटेबल लॉ था। देखिए अभी 3 जो फार्म बिल आए थे, जो कि एक्ट भी बन गए, जिसका कि किसान विरोध भी कर रहा है। हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि आप तुरंत आप अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से जज कर देंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आई हुई है कि जो नए फार्म बिल हैं उसमें आपके होर्डिंग पर लिमिटेशन हटा दिया गया है। कुछ मामले में होर्डिंग में लिमिटेशन है, लेकिन कुछ मामले में होर्डिंग पे लिमिटेशन नहीं है। अगर आप बहुत रिच आदमी हैं, अरबों खरबों की संपत्ति आप रखते हैं, तो आपके मामले में होर्डिंग का समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि आप शो कर सकते हैं कि मैं ये जो माल रखा हूँ, गुड्स रखा हूँ, वो फॉरेन में एक्सपोर्ट करने के लिए है। अब इसमें क्या होगा, होर्डिंग की समस्या क्या होगी? जैसे अब हमारे पिताजी किसान भी है। अब वो कह रहे थे कि जब हम लोग मतलब बीज लगा रहे थे, जब गेहूं बो रहे थे, तो उस समय गेहूं का दाम 20 रुपए किलो था। अब जब गेहूं का उत्पादन हो गया और गेहूं मार्केट में लेकर के जाते हैं बेचने के लिए, पैसे की जरूरत हो जाती है कभी कभार, तो गेहूं के दाम कितना बिक रहा है? वो 15 रुपए 16 रुपए किलो गेहूं का दाम बिक रहा है। अब मतलब मान कर चलिए कि जब आप उत्पादन करने जा रहे हैं, जब किसानी कर रहे हैं, तब आपको 20 रुपए किलो इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। और जब आपको मार्केट में जा रहे हैं तो आपको 15-16 रुपया करना जा रहा है। समझ लीजिए किसान की कंडीशन ये हो गई है कि अगर वो अपना मजदूरी जोड़ दे, अगर मजदूरी जोड़ दे, क्योंकि गांव में किसान अपनी मजदूरी नहीं जोड़ता है, बस अपनी लागत जोड़ता है कि हाँ इतना लागत हुआ तो इतना मुझे फायदा मिला, ये हुआ, वो हमेशा लॉस में ही जाएगा। तो इस तरह की समस्या जो अभी अभी नए बिल में इस इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड करके होर्डिंग को हटा दिया गया कुछ मामले में। लेकिन उस समय ये नया कानून ला करके और कुछ जो इसेंशियल गुड्स थे उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया।
उसी समय आपने देखा होगा ITPA पास किया गया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट हो, चाहे NDPS हो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे लाभ भारत में दिखा रहा है कि भारत ने भी सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किया है। अब ये तो लेजिस्लेटिव एफर्ट था, अब हम कोर्ट का क्या रोल है। ये कोर्ट के रोल पर भी हम बहुत सारे जजमेंट लिखेंगे, लेकिन अभी एक जजमेंट मैंने लिखा हूँ, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MS जॉर्ज। जब इस जजमेंट को लेकर के सबको मालूम है कि 34 kg गोल्ड को एक्सपोर्ट करने की बात थी, तो आपने देखा होगा कि ऑनरेबल जस्टिस सुब्बा राव ने तो सीधा कह दिया कि नहीं भाई, माइनॉरिटी का ओपिनियन था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक्टस नॉन फैसिड्रियम निसी मेंसिड्रिया को फॉलो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मेजोरिटी ओपिनियन था, उन्होंने सीधा कहा नहीं नहीं, ये तो पूरे कंट्री के इकोनॉमिक से रिलेटेड है, ये पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस मामले में मेंस रिया को फॉलो नहीं किया गया, जो मैक्सिम है एक्टस नॉन फैसिड्रियम निसी मेंसिड्रिया के मैक्सिम को फॉलो नहीं किया गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत में व्हाइट कलर क्राइम को रोकने के लिए या WCC जैसे सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को रोकने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, कोर्ट ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिसमें कि शुरुआती दौर में ही आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 2 की जगह 1 होना चाहिए। पार्थ इसको नोट कर लेना, गलती से जल्दी जल्दी में हो जाता है थोड़ा सा। 1964 का जजमेंट, ठीक ना, गलती हो गया, सॉरी। अब आपने देख रहा है कि पार्लियामेंट के साथ साथ भारत में कोर्ट ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई, और शुरुआती दौर में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MS जॉर्ज को डिसाइड करके क्लियर बता दिया कि नहीं, भारत में इस तरह के अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, अलग बात है कि 1964 तक भारत में सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस या WCC के नाम से कोई सब्जेक्ट या किसी भी इस तरह की कोई चर्चा थी ही नहीं। इस तरह का कोई चर्चा नहीं थी कि हाँ भाई सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी है या व्हाइट कलर क्राइम भी है। थोड़ी बहुत चर्चा थी तो बहुत एक दो इंटेलेक्चुअल आदमी रहा होगा जो बहुत ही क्यों हो रहे होंगे, उन्हीं को मालूम था, अदरवाइज इसकी चर्चा नहीं थी। भारत में बाद में भी बहुत सारे जजमेंट डिसाइड हुए। बाद के जजमेंट में हम पाएंगे कि WCC या सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस वर्ड कंटिन्यू यूज हो रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट है, हाई कोर्ट के भी कई जजमेंट है। तो मुझे एक हाई कोर्ट का जजमेंट थोड़ा सा प्यारा लगा, जो कि नूर मोहम्मद जमाल भाई लाठीवाला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का है। आप कह सकते हैं कि नूर मोहम्मद का जजमेंट है, नूर मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अरे समझ में आ रहा है भाई कि तुम सब खाली हम पढ़ा ही रहे हैं? समझ में आ रहा है सर। हाँ आ रहा है सर। बिल्कुल सर, आप पढ़ाते समझ में ना है हो ही नहीं सर। अरे तुम मतलब भौकाल बना तो खियावा पियावा के और ना गांव से आवत हो, कुछ लेके उतर ना हुआ, खाली जब डीजल में क्या करा, इंजन में डीजल पड़वे ना करे तो क्या पढ़ाई हम आगे से ध्यान रख ले रहा था। नहीं स्टेट हम सीरियस ले लिए, क्या हो विशाल? पक्का अगली बार पक्का नहीं। हाँ नहीं समझ नहीं पाया, जाने दो आओ चलो। हाँ, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MS जॉर्ज। In this case, here the Noor Mohammad Jamal Bhai Latiwala versus State of Gujarat. This is a very wonderful judgment, and here the Gujarat High Court has observed this judgment. जब इस पूरा जजमेंट को आप लोग पढ़ोगे, मैं भी पूरा नहीं पढ़ता हूँ, बस थोड़ा सा पढ़ता हूँ, तो गुजरात हाई कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था 1987 का, उसी के जजमेंट के रेशियो को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट ने कोर्ट किया है, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा। कोर्ट कहता है कि अनफॉर्चुनेटली, कोर्ट का वर्डिंग देखो कैसा है, अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट फ्यू इयर्स द कंट्री हैज सीन एन अलार्मिंग राइज इन व्हाइट कॉलर क्राइम्स। कह रहा है कि पिछले कुछ सालों से, क्यों हम डेवलपमेंट ही तो देख रहे हैं ना, तो डेवलपमेंट में तो करंट डेवलपमेंट भी देख सकते हैं। तो गुजरात हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट है कि पिछले कुछ सालों से इस देश में व्हाइट कॉलर क्राइम अलार्मिंग सिचुएशन पर है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, विच अफेक्टेड द फाइबर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यह क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। अब मान लीजिए कि अगर किसी देश में 2G 3G 4G जीजाजी व्यापम घोटाला, बहुत सारे घोटाले हैं, कुछ बिहार में काउंट भी कराते हैं कुछ लोग, तो अगर इस तरह के घोटाले की फ्रीक्वेंसी अगर किसी देश में बढ़ जाए, व्हाइट कलर क्राइम
तो ऑफ कोर्स पूरे कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर कह रहे हैं कि दीज केसेस आर नथिंग बट प्राइवेट गेन एट द कास्ट ऑफ पब्लिक। अब होता क्या, ये कोई करप्शन कर ले अरबों का, तो करप्शन के थ्रू किसको फायदा होता है? करप्शन को थ्रू प्राइवेट गेन ही होता है, लेकिन किसके कास्ट पर होता है? पब्लिक को नुकसान होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार उससे क्या नुकसान होगा, करप्शन कर दे तो मुझे क्या नुकसान। अरे भाई, अगर कोई व्यक्ति अरबों का करप्शन कर देगा, जैसे मान लीजिए कि विजय माल्या, नीरव मोदी लेकर के पैसा भाग गए, तो बैंक घाटा में चला गया, तो बैंक को उबारने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाएगा? जो इंटरेस्ट पहले 9% पे हमें प्रोविडेंट फंड मिलता था, उस पर प्रोविडेंट फंड पे वो 8% मिल रहा है, 7% में मिल रहा है। तो ऐसे बहुत समझने की चीज है। और कोर्ट ने कहा कि क्या है, इकोनॉमिक डिजास्टर है। जो व्हाइट कलर क्राइम है ये किसी भी कंट्री के लिए ये इकोनॉमिक डिजास्टर से कम नहीं है। और ये 2024 ने कहा कि देखा जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में करप्शन कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। इस तरह की बात को हम ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कमेटी एंड कमीशन का क्या रोल है। भारत में व्हाइट कलर क्राइम की समस्या को बढ़ते हुए देख करके सरकारों ने कई कमीशन और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया। उसमें से संथानम कमेटी सब बहुत ही फेमस है। यह कमेटी मेनली बनी थी करप्शन को रोकने के लिए। अब हमने शुरू में ही बता दिया था कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 62 में, लेकिन कुछ मैटर को लेते हुए 64 में फाइनल रिपोर्ट सबमिट होती है, और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर कई मेजर एक्सेप्ट भी किए जाते हैं, जिसमें कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक है। तो इस तरह से लेकर के संथानम कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। जब मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा व्हाइट कलर क्राइम, तो संथानम कमेटी को डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है और हमारे क्वेश्चन में भी यह है। आपने देखा होगा कि व्हाइट कलर क्राइम को रोकने के लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में 29th रिपोर्ट में सबमिट किया है। रिपोर्ट का नाम देखिए क्या, इसी से आप समझ जाएंगे कि कहना क्या चाहता है। रिपोर्ट का नाम ही है कि प्रपोजल टू इंक्लूड सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन द इंडियन पिनल कोड। अब हुआ क्या कि जब आईपीसी बन रहा था, तो आईपीसी के टाइम 1860 में बना, तो आईपीसी के टाइम तो कुछ मालूम था ही नहीं कि हाँ भाई इस तरह का कोई क्राइम होता भी है। लेकिन फिर भी कुछ सब्सटेंस अगर आईपीसी में आप सर्च करना चाहें कि क्या व्हाइट कलर क्राइम जैसे कुछ मैटर आईपीसी में कवर होते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं कि हाँ कुछ कवर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ब्राइबरी बाय पब्लिक सर्वेंट्स, वो 161 से लेकर के 165 तक कवर करता था। अलग बात है कि उसको भी ओमिट कर दिया गया है, लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आईपीसी में जो ब्राइबरी का जो चैप्टर था, वो ब्राइबरी, क्योंकि व्हाइट कलर क्राइम में सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस का सबसे बड़ा एग्जांपल ब्राइबरी ही है, तो वह कवर करता था। अब दूसरा एग्जांपल कह सकते हैं कि सर आईपीसी में कुछ और भी है कि सिर्फ वही चैप्टर है? आप कह सकते हैं कि हाँ कुछ और भी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फूड एडल्ट्रेशन की समस्या फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या बहुत पहले से ही रही है। तो अगर आप 272 से लेकर के ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे आईपीसी के अंतर्गत, तो आपको इस तरह की कोई समस्या, फूड एडल्ट्रेशन भी एक व्हाइट कलर क्राइम का एग्जांपल है, वह भी आपको मिल सकता है। फिर अगर आप 409 का सेक्शन अगर आप देखेंगे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट्स का जो प्रोविजन है वह भी व्हाइट कलर क्राइम को कवर करता है। लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर नहीं था जो व्हाइट कलर क्राइम को डील करता हो। अब देखो, जैसे ये तो चैप्टर था कि ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, डिफेमेशन, ऐसा चैप्टर था। लेकिन यह चैप्टर नहीं था कि ऑफेंसेस अगेंस्ट सोशियो इकोनॉमिक, ऐसा कोई चैप्टर नहीं था। तो लॉ कमीशन ने अपने 29th रिपोर्ट में प्रपोजल सबमिट किया, और उसका यही रिकमेंडेशन था कि आईपीसी के को अमेंड किया जाए और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को क्लियर कट उसमें मेंशन किया जाए। इसी बात को लेते हुए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, और उस रिपोर्ट का नाम होता है 47th रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट का भी नाम आप देख सकते हो क्या है, ट्रायल एंड पनिशमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन 1972। तो अब हम कह सकते हैं कि भारत में सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस का अगर आप इतिहास ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं, आप आईपीसी में भी ढूंढ सकते हैं, आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की समस्या में भी आप ढूंढ सकते हैं,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारी समस्या आई, उसमें करप्शन था, होर्डिंग था, इनको रोकने के लिए बहुत सारे नियम कानून बने, और इनके साथ साथ भारत की न्यायपालिका ने भी अपना अहम योगदान दिया, और सरकारों ने भी, एग्जीक्यूटिव ने भी, और बाकी एजेंसियों ने भी इस मैटर को समझने और सुलझाने का प्रयास किया, जिसमें कि संथानम कमेटी का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, एक बात और मैं बता दूं, जब मैं इन दोनों लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ रहा था, चाहे वो 29 था चाहे 47 था, दोनों संथानम कमेटी की रिपोर्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं दोनों। मतलब ये मान के चलो कि कई पेजेस उठा उठा कर एकदम कट पेस्ट सीधा रखा गया है संथानम कमेटी की रिपोर्ट का कट पेस्ट, और 29th रिपोर्ट में भी मिल जाएगा और 47th रिपोर्ट में भी मिल जाएगा, ये मिलेगा एकदम, ये एक्सेप्ट करते हैं लोग, ये कहते हैं कि संथानम कमेटी की इस बात को हम यहाँ पर अपने पैराग्राफ में इंक्लूड करते हैं और वो बहुत अच्छी लाइन है, ये लोग चर्चा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन संथानम कमेटी का टॉपिक फिक्स नहीं था कि किस टॉपिक पर संथानम कमेटी रिपोर्ट देगी, लेकिन जब कमीशन अपनी रिपोर्ट छापता है तो उस पर टॉपिक का नाम बहुत ही क्लियर रहता है। अगर तुम अपने एग्जाम में या अपने इंटरव्यू में कभी भी बोल दो कि हाँ 29th रिपोर्ट जो था वो उसमें प्रपोजल था, किस लिए प्रपोजल था, कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को इंक्लूड करने के लिए। देखो, एक लॉ में इंक्लूड करना और एक सेपरेट लॉ बनाना दोनों डिफरेंट है। सेपरेट लॉ बनाना डिफरेंस है, लेकिन किसी प्रोविजन में अमेंड करना या इंक्लूड करना अलग है। 29th रिपोर्ट क्या कहती है, इंक्लूड करने के लिए कहती है या नया एक्ट बनाने की बात करती है। 29th रिपोर्ट जो है इंक्लूड करने की बात करती है, पहली बात। दूसरी बात, किसको इंक्लूड करने की, दूसरी बात कहता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस को इंक्लूड करने की बात होती है। तीसरी बात, कहाँ पे इंक्लूड करने की बात होती है, तो आईपीसी में। देखो, इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं कि तुम रट जाओगे कि इस टॉपिक का नाम है प्रपोजल टू इंक्लूड सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन द इंडियन पिनल कोड। अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो 47वीं रिपोर्ट है, इसमें कहा गया कि ट्रायल एंड पनिशमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस। अब ट्रायल एंड पनिशमेंट बहुत ही जरूरी है। देखो, होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मर्डर का केस है, अब सुप्रीम कोर्ट जाते जाते 20 साल लग जाता है। अगर यही काम व्हाइट कलर क्राइम के अंतर्गत भी अगर होगा तो उसमें क्या होगा, क्रिमिनल क्या करेगा, अरबों का करप्शन कर लेगा। अब नियम कानून उसके पास पैसा है तो राम जेठमलानी को लेकर क्या किसी को भी रख लेगा। अब इतना नियम कानून लेकर फंसा देगा कि 20 साल तक पता ही नहीं चलेगा कि डिसीजन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी भी मिस्टर लालू यादव के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ही नहीं और केस चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। तो यही बात कईयों के मामले में लागू हो जाती है। तो इसमें ये बात कहा गया था कि अगर ट्रायल और पनिशमेंट इनका स्पीडियर नहीं करोगे तो इस तरह के ऑफेंस से कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा। तो कहा गया कि जो नॉर्मल ऑफेंसेस हैं, जो ब्लू कॉलर क्रिमिनल हैं, जैसे चुरा लिया, थेफ्ट कर लिया, तो ब्लू कॉलर क्रिमिनल में क्या थेफ्ट करेगा भाई, वो करेगा एक मोबाइल चुरा लिया, तुम्हारी बगल में बैठे हो, 10,000 की, 15,000 की, तो ब्लू कॉलर क्रिमिनल की औकात क्या है, 10,000, 15,000। वो भी थेफ्ट किया ब्लू कॉलर क्रिमिनल ने, लेकिन कितने का किया, 50,000 के 1,00,000 का। लेकिन व्हाइट कॉलर क्रिमिनल जो थेफ्ट करेगा वो कितने का करेगा, वो डॉक्यूमेंट में थेफ्ट कर देगा, ऐसे कोई पहाड़ खरीद लेगा, कोई पहाड़ अपने नाम से कर लेगा, कोई सोने खदान कर लेगा, ऐसे ऐसे करता है सब। तो उन सबों का सीरियस मैटर डील करना चाहिए। ये दोनों कमीशन की रिपोर्ट है। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद एवोल्यूशन पढ़ लेना, बाकी चीज मैं भी लिखूंगा, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा और तुम्हें अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो इसी से काम चलाना होगा। अब हम आ जाएंगे डिस्कस द डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इस टॉपिक को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। पहले मैं मीनिंग बताना चाहता हूं कि ये सब का मीनिंग क्या है, तब आगे बढ़ूंगा, ठीक ना। इसके लिए फार टाइम के लिए रोक दो। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पर जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल क्राइम, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ठीक, और डिफरेंस बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, व्हाइट कलर क्राइम्स एंड ट्रेडिशनल क्राइम्स, इन दोनों में डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस में हम ट्रेडिशनल ऑफेंस को थोड़ा बाद में लेंगे, इनमें डिफरेंस। पहले हम सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस और व्हाइट कलर क्राइम में अंतर बता देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस।
लेकिन हम कहते क्या है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम कहते हैं कि हम WCC पढ़ रहे हैं। क्या बोलते हो तुम लोग? कहते हो कि WCC पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते क्या हो तुम लोग? एक्चुअल में तुम पढ़ते हो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। सही कह रहा हूँ भाई ना? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो अब सबसे बड़ी बात ये समझ में आना चाहिए कि भाई सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस और व्हाइट कॉलर क्राइम में अंतर क्या है, वास्तव में है क्या। अब यहाँ पे हम अंतर बताने का प्रयास करेंगे। अब अंतर में सबसे पहले पॉइंट डिफिनेशन है। किसको कहोगे? डिफिनेशन क्या है, और डिफिनेशन में कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे डिफिनेशन में तो चलो भाई सदरलैंड की डिफिनेशन है, सदरलैंड के डिफिनेशन के माध्यम से व्हाइट कलर क्राइम को डिफाइन कर देंगे। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? थोड़ा सा 1 मिनट रुको यार, पानी पी कर आता हूँ। अभी जितना पढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ, उतना तो मैं अपने करियर में इतना प्रेशर लिया ही नहीं था, न पढ़ने का न पढ़ाने का। पता नहीं क्यों प्रेशर बहुत ज्यादा है इस बार। चलो अब इसको लेकर के, तो यहाँ पे तो सदरलैंड ने इसको डिफाइन कर दिया व्हाइट कलर क्राइम को, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को किसी ने डिफाइन नहीं किया है। तो मैं कैसे डिफाइन कर दूं इसको? तो मैंने डिफाइन करने का एक तरीका निकाला है। तरीका ये है कि मैंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 47वीं जो रिपोर्ट थी, उसमें इस पर चर्चा किया गया था। लॉ कमीशन ने जब 1972 में 47वीं रिपोर्ट जो आई, 47वीं रिपोर्ट किस टॉपिक पे थी? किस पे थी भाई? वही था ना कि ट्रायल एंड पनिशमेंट ऑफ व्हाइट कलर क्राइम या सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस का ही था कि ट्रायल एंड पनिशमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। उस रिपोर्ट में क्या हुआ था, एक सबसे खूबसूरत चीज ये थी कि उस रिपोर्ट में एग्जाम्पल दिया गया था कि कौन सा ऑफेंस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस कहलाएगा और कौन सा ऑफेंस WCC कहलाएगा, व्हाइट कलर क्राइम कहलाएगा। उसी के एग्जाम्पल के बेस पर, उसी के वर्डिंग के बेस पर हमने मॉडिफाई कर लिया है। तो हम यहाँ पे डिफिनीशन बताएंगे और एग्जाम्पल देंगे। तो पहले व्हाइट कलर क्राइम का डिफिनीशन क्या है? सदरलैंड कहते हैं, जो कि फादर भी हैं WCC के, रिनाउंड आथर हैं, ये डिफाइन करते हैं, कहते हैं। हाँ देखो, डिफिनीशन में डिफेक्ट है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन डिफिनीशन है क्या। कहते हैं कि व्हाइट कलर क्राइम WCC मीन्स ए क्राइम। ऑफ कोर्स व्हाइट कलर क्राइम का मतलब कि व्हाइट है, 3 वर्ड है, व्हाइट है, कॉलर है, क्राइम है। तो व्हाइट कलर क्राइम मीन्स ए क्राइम, तो ऑफ कोर्स ए क्राइम है कमिटेड बाय अ पर्सन। कौन कमिट करता है वो बताते हैं, जो कि रेस्पेक्टेबिलिटी, रेस्पेक्ट होता है ना, जिसका बहुत ही ज्यादा मान सम्मान होता है ना, अरे भाई हमारे सोसाइटी में रेस्पेक्ट है, तो वो व्यक्ति क्राइम करता है इसको जिसका कि सोसाइटी में बहुत ही रेस्पेक्ट है। रेस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस, और स्टेटस किस तरह का है? वो हाई सोशल स्टेटस है। और कब क्राइम करता है? इन द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन, इन द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। ये 3 वर्ड है। कहता है कि पर्सन रेस्पेक्टेबिलिटी है, वो सोसाइटी में हाई सोशल स्टेटस है, और कैसे करता है इस क्राइम को? वह अपने ऑक्यूपेशन के दौरान ही करता है। जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ओम प्रकाश चौटाला जी से रिस्पेक्टफुल आदमी कौन हरियाणा में था? आज भी होंगे, बहुत ज्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन कौन था? कोई नहीं था। जब वो अपने पीक पॉइंट पे थे, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो किसी स्टेट का कोई मुख्यमंत्री, तो उससे ज्यादा कोई रेस्पेक्टफुल आदमी नहीं हो सकता। और वो आदमी हाई सोशल स्टेटस था कि नहीं था? ऑफ कोर्स था। हाई सोशल स्टेटस होने की वजह से तो पब्लिक ने उनको चुन करके अपना नेता बना के भेजा था। लेकिन उन्होंने जब 3208 वैकेंसियों का जो करप्शन हुआ था, जो उसमें 3208 की वैकेंसी थी, 2000 टीचरों का जो करप्शन हुआ था,
वो कैसे उन्होंने किया था, किस हैसियत से किया था? क्या वह अपने ऑक्यूपेशन के दौरान किया था? यस, वह अपने ऑक्यूपेशन के दौरान ही किए थे। कैसे किए थे? वह चीफ मिनिस्टर भी थे और साथ ही साथ उस समय एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। जब वो घोटाला हुआ था, जब वहां पे, तो कैसे हुआ था? वो उस समय वहां पे क्या बोलते हैं, उस समय वो एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। तो आप कह सकते हैं कि वह क्राइम, वह आप एग्जाम्पल पे ले सकते हैं, सदरलैंड के डेफिनेशन को आप सेट कर सकते हैं कि आप तीनों एग्जाम्पल कर सकते। रेस्पेक्टफुल आदमी होना चाहिए, हाई सोशल स्टेटस होना चाहिए, और वह अपने कोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन में करना चाहिए। अब एग्जाम्पल हम और ले लें, जैसे मान लीजिए कि लालू यादव का एक केस हम ले लेते हैं। तो लालू यादव के मामले में जब फॉर्डर स्कैम हुआ था, जब एलिगेशन है कि जब फॉर्डर स्कैम हुआ था, तो उस समय वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। मतलब आगे पीछे रहा मैटर। तो अब बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का हाई प्रोफाइल हो और उसका सोसाइटी में रिस्पेक्ट ना हो, ठीक है कि डेमोक्रेसी में अगर कुछ लोग अपोजिट होते हैं, होना भी चाहिए, डेमोक्रेसी की खासियत है, और उस समय उनका हाई सोशल स्टेटस है। अगर आप पूछे उनसे तो भले वो कह दें कि हाँ मैं तो पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता हूँ, मेरा कौन सा स्टेटस है, भूरा बाल साफ करो, होता होता है ना, तुम सब तो जान ही रहे हो राजनीति को, वो तुरंत करवट मार देंगे। वो अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक अलग चीज होती है। तो यहाँ पर हाई सोशल स्टेटस होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। और जब वह फॉर्डर स्कैम हुआ था, तो वह उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। वह अपने पॉलिटिकल हैसियत से ही वो करप्शन किए थे। तो हमें लगता है कि ये 2-3 एग्जाम्पल हैं तुम्हारे लिए इस डेफिनेशन को याद करने के लिए, और इस डेफिनेशन का एग्जाम्पल लिखने के लिए तुम परफेक्ट लिख सकते हो, तुम हमसे ज्यादा समझदार भी हो। तो चलो, अब यहाँ समझ में आ गया। अब हम आते हैं सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। कह रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक, देखो व्हाइट कलर क्राइम की एक और खासियत है, ये हमेशा जो आदमी बहुत रिच होता है, रिच का मतलब जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करता हो, बहुत इस तरह का होता है। मेनली जो रिच आदमी होता है वही क्राइम करता है। अब मान लीजिए कि पी चिदम्बरम का ले लो, आईएनएक्स घोटाले को लेकर के। अब रिच आदमी थोड़ी जाता कि एक आदमी का मर्डर कर दिया, चाकू घोप दिया, या किसी के जेब काट कर भाग गया। नहीं, ये सब तरीका थोड़ी होता है। ये इस तरह का तो व्हाइट सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के डिफिनीशन में आ जाओ। अब इसमें कहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक, जैसे मान लीजिए एक्ट को हम लेते हैं, एक एनडीपीएस लेते हैं, एनडीपीएस को ले लेते हैं। एनडीपीएस छोड़ो, हम करप्शन एक्ट का ले लेते हैं, करप्शन एक्ट। अब करप्शन एक्ट में करप्शन कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, अब ये अपना दिमाग लगाकर बताओ। करप्शन मुख्यमंत्री भी कर सकता है, देश का प्रधानमंत्री भी कर सकता है, और एक क्लर्क भी कर सकता है, एक प्यून भी कर सकता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी हैसियत है। प्यून कितना करप्शन लेगा? वो 100 रुपया लेगा, कहे कि हम आपको फाइल यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे। क्लर्क क्या होगा, साइन जो 10 दिन बाद करना वो आज कर देंगे, 4,000 दीजिए, 5,000 दीजिए। तो प्यून भी करता है और क्लर्क भी करता है। ये दोनों रेस्पेक्टेबल तो हैं, लेकिन हाई सोशल स्टेटस से बिलोंग नहीं करते हैं। ये हाई सोशल स्टेटस से बिलोंग नहीं करते हैं। एक करप्शन करते हैं अपने बिजनेस के दौरान तो करते हैं, अपने ऑक्यूपेशन के हैसियत से करते हैं, लेकिन ये कंडीशन इनका मिसिंग है, ये कंडीशन इनका मिसिंग है। अब क्वेश्चन राइज हुआ कि 2 व्यक्ति करप्शन करते हैं, एक लालू यादव करप्शन करते हैं और एक रेलवे डिपार्टमेंट का प्यून करप्शन करता है। दोनों के अंतर्गत जब केस चलेगा तो दोनों ऑफ कोर्स प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ही चलेगा, दोनों को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में चलेगा। अब क्वेश्चन राइज हुआ, चलो चल गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में, इन दोनों में से बताओ कि कौन व्यक्ति व्हाइट कलर क्राइम है, कौन व्यक्ति व्हाइट कलर क्राइम किया है, और कौन व्यक्ति सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस किया है। इसका 2 ऑप्शन आएगा। पहला आंसर यह है कि लालू यादव ने व्हाइट कलर क्राइम किया है, प्यून ने सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस किया है। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस वे ऑफेंसेस होते हैं जो सोसाइटी एंड इकोनॉमी को अफेक्ट तो करते हैं, लेकिन इसको रिच व्यक्ति भी कर सकता है और पुअर व्यक्ति भी कर सकता है। इसमें रिच भी कर सकता है और पुअर भी कर सकता है। तो यहां पर जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि एक सटल नियम है कि all socio-economic offenses are not white collar crime, but all white collar crimes are socio-economic offenses. अब इसका मतलब हुआ कि प्यून ने भी सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस किया
और लालू यादव ने भी सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस किया। प्यून ने सोशियो WCC ऑफेंस नहीं किया, लेकिन लालू यादव ने सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस किया। मतलब यही इनका काम जो है लालू यादव का, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी आ जाएगा और वही काम WCC में भी आ जाएगा। लेकिन प्यून का काम सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में तो आएगा, लेकिन WCC में नहीं आएगा। तो हमें लगता है कि एक एग्जाम्पल से तुम अपना एग्जाम्पल सेट करोगे और एग्जाम्पल मैं दूंगा। तो मैं इस डिफिनेशन को लिखता हूं अपना सेंस लगा करके। Socioeconomic offenses may be committed by any person, even he has he has not high social, गलत हो रहा है क्या, एक मिनट रुक जाओ, even he has not high social status in his occupation। अब प्यून का एग्जाम्पल तुम्हें बता दिया। अब हम यहाँ पे लेते हैं कि सोशल ऑफेंसेस कौन कहलाते हैं। ये लॉ कमीशन ने 47वीं रिपोर्ट में डिफाइन करता है कि सोशल ऑफेंस क्या होते हैं और इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होते हैं। यह कहता है कि वे ऑफेंसेस जो कि हेल्थ, मटेरियल वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एज ए होल को अफेक्ट करे रादर देन एनी इंडिविजुअल विक्टिम को। देखो क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट द विक्टिम, कोई ना कोई व्यक्ति विक्टिम होगा ही होगा। एंड ऑल क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट, सारे क्राइम स्टेट के खिलाफ ही होते हैं, ये भी सही है। नहीं, उसी में से जब हम डिसाइड करेंगे कि सोशल ऑफेंसेस है कि नहीं है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस है कि नहीं है, इस तरह का एग्जाम्पल पढ़ोगे। एग्जाम्पल आ जाओ तब बताता हूँ, दोनों में एग्जाम्पल आ जाओ। लॉ कमीशन एग्जाम्पल कोट करता है। व्हाइट कलर क्राइम में कौन व्यक्ति है? ए मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स, एक ड्रग का मैन्युफैक्चरर है और डिलिबरेटली जानबूझ करके सब स्टैंडर्ड ड्रग्स की सप्लाई करता है। उसे मालूम है कि जो मैं ड्रग की सप्लाई कर रहा हूं उसका दाम 100 रुपया 1 पिल है, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड इतना सब स्टैंडर्ड यूज कर दे रहा है कि वह दवा खाने के बाद भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। दवा तो खा रहे हो लेकिन वो फायदा होता कुछ होता नहीं है। तो कह रहा है कि अगर इस तरह का व्यक्ति है जो व्हाइट कलर क्राइम करते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, वो सारे के सारे व्हाइट कलर क्राइम कहलाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल में दे दूं क्या होता है, जैसे अब टेलीकॉम कंपनियां हैं, वो सब भी व्हाइट कलर क्राइम ही कर रही हैं। कर क्या रही हैं? आपका नेटवर्क में अगर आप मिनट का भरा लोगे कि हाँ मैं इतने मिनट का बात करूंगा या इतने जो भी हो, तो कॉल ड्रॉप की इतनी बड़ी समस्या आ जाती है कि वो उसके माध्यम से वो अरबों खरबों रुपया कमा लेते हैं। वो बात समझा? जैसे हुआ क्या कि मान लीजिए आपके अकाउंट से मान लीजिए किसी ने 1 रुपया काट लिया, मोबाइल का जो रिचार्ज का इधर से उधर कट गया, एक कॉलर ट्यून लगाकर काट दिया, कुछ भी करके काट दिया। आपको लगता है यार 1 ही रुपया तो काटा, कट गया 1 रुपया। और सोचो कि भारत में अगर 1 अरब की पॉपुलेशन है, 1 अरब पॉपुलेशन में से हाफ पॉपुलेशन का 1-1 रुपया कट गया, हाफ पॉपुलेशन का 1-1 रुपया कट गया, तो उस कंपनी को कितना फायदा हो गया। ये क्या होती है? सोची समझी रणनीति होती है। तो इस तरह का अगर कोई कंपनी करती है तो वह भी व्हाइट कलर क्राइम ही करती है। तो इस तरह का जैसे मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग का व्हाइट कलर क्राइम हो गया। हमने रिमार्क में लिख भी दिया होगा दिस इज आल्सो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। यह लॉ कमीशन ऑफ इंडिया खुद ही कहता है कि एक व्हाइट कलर क्राइम भी है और साथ साथ में सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी है। मतलब सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक वाइडर टर्म है जिसमें कि व्हाइट कलर क्राइम भी कवर हो जाता है। जैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि ऑल मर्डर is a culpable homicide but all culpable homicide is not murder। उसी तरह से तुम यहाँ पर इसको WCC की जगह तुम मर्डर लिख सकते हो और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की जगह कल्पेबल होमिसाइड लिख सकते हो। बाकी तुम समझ ही गए होगे, इसमें से अब इससे बढ़िया नहीं बताया जा सकता। दूसरा एग्जांपल देखो, एक बिग कॉर्पोरेशन who has committed evasion of tax fraudulently commit the। अब देखो, अब कोई बिग कॉर्पोरेशन है। एक बार क्या हुआ था कि वोडाफोन की कंपनी थी और वोडाफोन कंपनी ने टैक्स नहीं दिया। तो वोडाफोन कंपनी ने जब टैक्स नहीं दिया, टैक्स कितना बकाया था? शायद 13,000 करोड़ का बकाया था। खैर वो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में, वोडाफोन कंपनी जीत भी गई, फिर गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया। तो बहुत सारा डिस्प्यूट था, लेकिन मान लीजिए वोडाफोन कंपनी है, जियो कंपनी है या इंटेल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इस तरह कंपनियां अगर टैक्स इवेजन का प्रयास करती हैं तो व्हाइट कलर क्राइम होगी।
क्यों जानते हो क्या होगा? मान लीजिए दो एग्जांपल लेते हैं, एक प्यून अपने सैलरी से एक चुराता है, टैक्स इवेजन करता है, और एक मतलब कि बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वो करता है। अगर प्यून अगर टैक्स नहीं देता है तो अगर मान लीजिए 6 लाख की उसकी इनकम है, 5 लाख का वैसे ही बचा हुआ, 1 लाख पे टैक्स देगा। 1 लाख पे कितना टैक्स देगा? मुश्किल से उसका 10% 10,000 का टैक्स देगा। उसने 10,000 छुपा लिया, छुपाया तो उसने भी। और एक मान लीजिए जियो कंपनी है, जियो का अरबों का टर्नओवर है, तो जियो ने अगर अपना इनकम का वो कर लिया, साइड लाइन कर लिया, छुपा लिया, मुकेश अंबानी अगर अपना इनकम का गलत तरीके से डाटा वो कर दे और टैक्स ना दे, तो समझिए कि भारत को 50 अरब रुपए का जो भी हो, बहुत ह्यूज अमाउंट में वो टैक्स इवेजन हो जाएगा। तो दो व्यक्ति हैं, अगर एक छोटा सा प्यून अगर अपने इनकम टैक्स को करता छुपाता है, वह सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अपने इनकम टैक्स को छुपा लेता है, तो वह सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में व्हाइट कलर क्राइम भी होगा। तो यही एग्जाम्पल लॉ कमीशन ने 47वीं रिपोर्ट में एग्जाम्पल दिया हुआ है, और लिखता भी है लॉ कमीशन की यह ऑफेंस साथ साथ में सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस का भी होगा। अब दो एग्जाम्पल उसने सोशियो इकोनॉमिक का दिया है। अब कहते हैं उस रिपोर्ट में कहा गया है, पर टाइम लगेगा, पेशेंस रखो तुम लोग भी। ए पर्सन हु इज लीगल इलीगली स्मगल, इलीगली रूप से स्मगल करता है किस चीज का? एक कॉस्टली टेलीविजन का। लेकिन किस पर्पज के लिए? ओनली फॉर हिज ओन पर्सनल यूज। अब मान लीजिए कि एक आदमी है अब जान रहा है कि नहीं हम इसको पूरी तरह से सही रेट से लेकर आएंगे तो 18% का टीवी पर जीएसटी देना है। अब 18% का जीएसटी देंगे, यूपी से दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे तो उसका अलग से टैक्स। तो चाहता है कि चुपके से इसको कहीं से सरका दे, मतलब बताए ना सरकार को। और वो क्या करता है कि इलीगल रूप से उसकी स्मगलिंग करता है, दो चार गो टीवी का इधर उधर का। तो वह क्या है कि व्हाइट कलर क्राइम नहीं है, व्हाइट कलर क्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड क्राइम नहीं करता है। देयर बी नो कनेक्शन बिटवीन द ऑक्यूपेशन एंड क्राइम कमिटेड बाय हिम। तो क्योंकि उस तरह का सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज होगा। वही बात एक पेंशनर का, एक छोटा मोटा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, बुढ़ापे में 10,000 पेंशन मिल रहा है, तो उसकी जो भी कर रहा हो तो फाल्स रिटर्न भरता है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है ना, तो फाल्स रिटर्न भरता है। ये सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज नहीं हुआ। ये कौन सा हुआ? सिर्फ और सिर्फ सॉरी सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज हुआ, लेकिन व्हाइट कलर क्राइम का नहीं हुआ। अब दोनों में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ये है कि एवरी सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज आर नॉट व्हाइट कलर क्राइम, बट एवरी व्हाइट कलर क्राइम इज सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज। अब तुम लोग को बता ही दिया हूँ भाई कि यहाँ पे तुम अपना कल्पेबल होमिसाइड रख लेना अगर समझने में दिक्कत आए, और यहाँ पे तुम मर्डर रख लेना। शायद जी सेक्शन वालों को तो मैं पढ़ाया हूँ, दो चार तो इधर उधर कर ही देगा सब। तो रिलेशन बिटवीन बोथ इसको देख लेना। अब ये कहता है कि उसी रिपोर्ट में कहा गया कि ये दोनों जो है इंटरसेक्टिंग सर्किल है। इंटरसेक्टिंग सर्किल होता क्या है मुझे तो नहीं मालूम है, तुम लोग मैथ को जानते होगे, लेकिन प्रयास मैं करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कहता है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस और व्हाइट कलर क्राइम बोथ आर इंटरसेक्टिंग सर्किल्स। अब मान लीजिए कि एक सर्किल तुम्हारा ए हो गया, एक कौन सा सर्किल है भाई? ए सर्किल तुम्हारा सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस वाली है, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की है। अब दूसरा सर्किल जो है तुम्हारा व्हाइट कलर क्राइम की है। अब दूसरा सर्किल है ये तुम्हारा व्हाइट कलर क्राइम की हो गई। तो अब देखो ये तुम्हारा WCC हो गया। जो ए वाला पार्ट है, ए वाला जो पार्ट है वो इंटरसेक्टिंग सर्किल कहलाएगा। पार्थ देख भाई, सुमित गायब होगा। यस सर, यस सर, सर दिख रहा है। सही है कि गलत है? सही है सर, इंटरसेक्टिंग वही होता है जो एक चलो, दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करे, कट करे। वो जो टच करे। जो गोला रंगा वो सही है ना, वही है ना? हाँ सर। अरे गुरु हूँ, मजाक कर रहा हूँ। बस यही है, ये कहा गया है। तो अब इसमें बस 2 मिनट और लूंगा मैं। ये कह रहा है कि वाइडर है, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या करता है? वाइडर है, यह एक नैरोवर है, ठीक ना? अब क्रिमिनल क्या होता है इसमें अंतर, लास्ट अंतर देख लो बस। जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जो क्रिमिनल होता है वो हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से भी हो सकता है। वो लालू भी हो सकता है, लालू यादव भी हो सकते हैं, और एक प्यून भी हो सकता है।
लालू का मतलब किसी का नाम रख लीजिए भाई, किसी से दुश्मनी नहीं है। तो एक हाई भी हो सकता है और एक प्यून भी हो सकता है, लोअर क्लास से भी हो सकता है। ये रिच भी हो सकता है और पुअर भी हो सकता है। ये दोनों यहाँ पे क्राइम कर सकते हैं, करप्शन दोनों कर सकते हैं। लेकिन जब WCC में आओगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिच कैन कमिट द व्हाइट कलर क्राइम, पुअर कैन नॉट कमिट द क्राइम। अब ये हो गया आज। अब 5 मिनट का इंटरवल हम लोग लेंगे, बस इसके बाद से दोबारा स्टार्ट करेंगे। बस लास्ट टाइम में आपसे एक क्वेश्चन है, अगर किसी भी बच्चे को सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस और व्हाइट कलर क्राइम में नहीं समझ में आ रहा होगा तो वह समझ लेना, क्योंकि तुम्हें किसी बुक में इतना क्रिस्टल क्लियर मिलेगा नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ, मेरे पास जल्दीबाजी नहीं है, अपना रात है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? लग रहा है नहीं है। चलो नहीं है ठीक सर। है। ठीक, 5 मिनट बाद हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ये वाला अंतर डिफरेंस लेंगे। एक क्वेश्चन है ना, डिफरेंस बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड ट्रेडिशनल ऑफेंसेस। और हमें पहले वाले में टाइम लग रहा था, इसमें टाइम नहीं लगेगा, बाकी हम तेजी से खींचेंगे। चलो हम लोग 5 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक ना? ठीक। इसको ब्रेक कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग ब्रेक हो जाएगी, यूट्यूब पर सुन डाल दूंगा, सही रहेगा। ग्रुप को लीव कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद